अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम डिस्कशन करने वाले, जैसे कि हमारे लास्ट सेशन में डिस्कशन की थी रिस्पायरेटरी, उसके कुछ टॉपिक तो हमने पहले डिस्कशन की थी और कुछ हम अभी कर लेते हैं। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर शुएब और इंशाल्लाह हम डिस्कशन करते हैं। अगर आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट है और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर ले। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिस्पायरेटरी। उसके मतलब आप क्वेश्चन भी हमें कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होता है ना वो है कि हमने पहले फिजियो पढ़नी है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने पैथोलॉजी के कुछ टॉपिक पढ़ने होते हैं और उसके बाद हमने फार्माकोलॉजी। ये सारा सिस्टम वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चलें और इससे इंफॉर्मेशन आपको भी मिलेगी बहुत अच्छी। और अगर आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। अच्छा, तो शोएब, आज का क्या टॉपिक है हमारा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम डिस्कस बेसिक से। करेंगे अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसकी बेसिक्स, फिजियोलॉजी एंड एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द निमोथोरिक्स एंड सही हो गया। ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस तो तो इसकी हम पैथोलॉजी एज वेल एज इसकी मीन्स के इसको फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी और प्लस मैनेजमेंट होगा। पैथोलॉजी इसकी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो डॉक्टर साबर, आज शुरू करते हैं, फिर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम से लेट्स स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम, मैं अफजल। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी हमें कर सकते हैं। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले तो फिजियोलॉजी। सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसमें जो काम हो रहा होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन क्या चीज़ है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसको हम आल्सो वेंटिलेशन भी कहते हैं या फिर इसको ब्रेथिंग भी कहते हैं। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, हमारे इंस्पायरेशन के दो फेज़ हैं। जिसके अंदर इंस्पायरेशन जो होता है, इसके अंदर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ये होता है एक्टिव प्रोसेस। मतलब कि हमारी थोड़ी बहुत इसमें मिनट लगते हैं इनहेल करने में। लेकिन जो एक्सपायरेटरी है ना, ये होता है पैसिव। इसमें हमारी ना फोर्स वगैरह नहीं लगती, ये पैसिवली हम एक्सपायरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो होता है एक्सपायरेशन है वो भी एक्टिव हो जाता है इन द केस ऑफ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम कोई काम करते हैं, कोई हैवी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप जिम वगैरह करते हैं, तो उस समय ये होता है कि इंस्पायरेशन तो हम एक्टिवली ले रहे होते हैं लेकिन हमें एक्सपायरेशन के लिए भी फोर्स लगानी पड़ती है, जैसे कि वो प्रोसेस भी एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था इंस्पायरेशन क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आती है ना रिस्पायरेटरी में, जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी होती है, वो है लंग कंप्लाइंस। वो क्या चीज़ होती है वो हम डिस्कस करेंगे फिजियो में। और इसके साथ साथ वॉल्यूम और कैपेसिटी, जो कि डायग्नोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले शुएब, मैं आपसे थोड़ा सा हिंट लूँगा कि लंग्स कंप्लाइंस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि क्या चीज़ होती है? लंग कंप्लेंट्स एक्चुअली होता है कि किसी भी लंग की कैपेसिटी या उसकी कोई थोरेसिक कैविटी में जो लंग प्रेजेंट होते हैं उसको वो जब नॉर्मली एक्सपेंड करता है तो इसको लंग कंप्लेंट्स कहा जाता है। उसकी कोई भी मतलब कैविटी जो कि उसकी एबिलिटी होती है टू एक्सपेंड नॉर्मली, सो ठीक हो दिस इज गया। नोन एज द लंग ये होता कंप्लेंट्स। मोहम्मद अफजल भाई, डेड स्पेस की जो आप बात करते हैं ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है फिजियोलॉजिकल और एक होता है एनाटॉमिकल। अगर एनाटॉमिकल हम बात करें तो ये होती है कि जैसे कि हमारे ब्रोंकस है, ब्रोंकस के अंदर आपको पता है ये एक ट्रैक है एयर का अंदर जाने का। तो इधर रिस्पायरेशन तो नहीं हो रही, इस स्पेस को हम कहेंगे एनाटॉमिकली डेड स्पेस। लेकिन एक और होती है जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, और वो ये होती है कि वो जो एयर है ना वो आपके एल्विलाई तक तो पहुंच जाती है, एक्सचेंज तक, लेकिन एक्सचेंज नहीं होती। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। उधर ये होता है कि आपका जो ब्लड है ना ये कम आ रहा है, एयर की तादाद ज़्यादा है। तो जितना ब्लड फॉर एग्जांपल 100 ml आ रहा है तो 100 ml जो एयर है वो तो आपकी एक्सचेंज हो जाएगी। लेकिन अगर 50 ml जो बच गई वो चेंज नहीं होती, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो इसके अलावा हमारा डेड स्पेस यही है, दो टाइप से होती है, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल। तो लंग्स कंप्लाइंस के बारे में हम बात कर रहे थे। लंग कंप्लाइंस बेसिकली ये होता है कि अबिलिटी ऑफ द लंग्स एक्सपेंड मैक्सिमम
बट विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट, अगर एक लिमिट के अंदर लंग्स जितना एक्सपैंड हो सकता है ना, उसे हम कहते हैं लंग्स कंप्लाइंस। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम बढ़ते हैं तो वो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। जैसे एक स्प्रिंग होता है, उसको हम खींचते हैं एक तक हद तक तो वो वापस आ जाता है, लेकिन अगर हम उसकी लिमिट क्रॉस कर दें कि आगे खींचेंगे तो वो स्प्रिंग डिफॉर्म्ड हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर रहकर लंग एक्सपेंड होता है ना, उसे हम कहते हैं लंग कंप्लाइंस। और इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, लंग्स कंप्लाइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लंग स्टिफनेस। जी बिल्कुल। इसका ये मतलब क्या है जायद लंग खान भाई स्टिफनेस में? कह रहे हैं कि निमोथोरिक्स भी एक्सप्लेन करें यस, हम। ये भी करेंगे हम। हाँ पहले आज फिजियो के में आ रहे हैं ना, थोड़ी सी हम फिजियो डिस्कस करेंगे ताकि बेसिक का हमें पता चले। आगे हमारे टॉपिक है न्यूमोथेरेसी का निमोथोरिक्स एज और वेल एज टीबी। टीबी। हम बस ये इंशाल्लाह आज आज हम के टॉपिक दो, में ये कवर करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। तो पहले जनरल फिजियोलॉजी को क्लियर कर लें, तो फिर इसके बाद निमोथोरिक्स शुरू करते हैं। क्योंकि अच्छा, जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना, आप उतना गेटअप करेंगे पैथोलॉजी में। लंग अच्छा, तो कंप्लीट्स के बारे में फर्दर स्टिफनेस के, एक्सप्लेन। अच्छा ये जो लंग्स कंप्लाइंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लंग स्टिफनेस के। स्टिफनेस तो के स्टिफनेस क्या होती है लंग की? स्टिफनेस मीन कि कितनी भी सख्ती, लाइक लंग्स जो है हार्डनेस वो ऑफ लंग्स है। हार्डनेस ऑफ लंग्स, मतलब कि लंग एक जो होता है वो कितना स्टिफ हो सकता है। अच्छा, अगर ये स्टिफ, इसकी अगर स्टिफनेस ज़्यादा होगी हम्म, तो इट्स मीन कि लंग की कंप्लेंट्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। कम होगी, क्योंकि गुड हो गया। हाँ हाँ, अगर लंग स्टिफनेस कंप्लेंट्स जो कम होता है होगी तो लंग्स कंप्लाइंस ज़्यादा होगी, ऑफ ज़्यादा कोर्स होगी। ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों अच्छा, आपस में ये चीज़ें हम क्यों इनवर्सली डिस्कस कर प्रोपोर्शनल रहे हैं? हैं। क्योंकि ये डायग्नोस में जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। लंग्स कंप्लाइंस इसमें हमें कितनी है काफ़ी और डिजीज़ आती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इंक्रीज़ हो जाती है लंग्स कंप्लाइंस, जैसे कि हमने कल सीओपीडी डिस्कस किया था। सीओपीडी में क्या होता था कि जो होती है ना, एयर हमारे अंदर तो आ जाती है, उससे बिल्कुल बाहर निकालने का मसला होता है। तो अंदर जितनी एयर होगी तो लंग्स एक्सपेंड होगा एक्सपेंड करें, मैक्सिमम बिल्कुल। विदाउट फिजियोलॉजिकल लिमिट, यानी कि लिमिट क्रॉस कर देगा। तो उसमें क्या होगा कि लंग्स कंप्लाइंस इंक्रीज इंक्रीज होगी, होगी क्योंकि लंग्स की स्टिफनेस कम हो जाएगी। कम हो जाए, बिल्कुल। ठीक लंग हो गया। कंप्लेंस एक्चुअली होता है, ये पैथोलॉजी नहीं, पैथोलॉजिकली नहीं होता, ये एक ये नॉर्मल नॉर्मल होता होता है, है। लेकिन जब कोई डिजीज हो ना तो डिजीज हो फिर तो फिर मीन्स के जैसे कि आपने सीओपीडी का कहा, तो सीओपीडी में ये पैथोलॉजिकली आ जाता है। आ जब जाता है, पैथोलॉजी आ जाती है तो ये लंग कंप्लेंस मीन ये इंक्रीज हो एक्सपेंड जाता है बहुत इसमें, ज़्यादा हो जाता है। जिसकी लंग वजह से। कंप्लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है और इसकी स्टिफनेस बिल्कुल कम हो जाती है। इज देयर एनी चेंजेस अकर इन व्हाट द हैपनिंग ब्रो? जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, शायद आपने कल ज्वाइन नहीं किया, तो ये जो है ना डायाफ्राम, उस पर फर्क पड़ता है। सीओपीडी के अंदर दो टाइप्स होती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। जो होता है ना एम्फीसीमा, उसके अंदर ये होता है कि जो आपका अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो होता है ना, उसकी कमी हो जाती है और लंग्स एक्सपैंड हो जाता है, इतना एक्सपैंड हो जाता है कि एल्विलाई उसकी जो दीवारें होती है ब्रस्ट हो जाती है और एयर बाहर आ जाती है। जब एयर बाहर आ जाती है तो वो जो डायाफ्राम को नीचे पुश कर देती है। नॉर्मली डायाफ्राम की ये होती है शेप, कर्व होती है, तो वो फ्लैट हो जाता है बिल्कुल। ये इसमें हमें डिफरेंस नज़र आता है। अगर हम एक्सरे में देखें ना तो हमारे पास वो डायाफ्राम फ्लैट नज़र आएगा इन द केस ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा, लेकिन बिल्कुल। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती और इसमें हमने इन्फ्लेमेशन नज़र आ जा सकती है ब्रोंकाइटिस की। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि एम्फीसीमा थोड़ा सुपरफिशली बता दें, इनको थोड़ा सा नॉर्मली एम्फीसीमा के बारे में एक्सप्लेन करें। एम्फीसीमा ये ब्रो हमने कल डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा सब्र करें, पहले हम कर रहे हैं फिजियो। नॉर्मल फिजियो करने के बाद आपने जो क्वेश्चन किया हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूमोथेरेसिक और टीबी जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके। तो लंग्स कंप्लाइंस का आपने बताया, और लंग्स कंप्लाइंस के अंदर दो सिचुएशन है ना, इंक्रीज कौन सी डिजीज़ में होगी और डिक्रीज कौन सी डिजीज़ में होगी। जैसे कि न्यूमोथेरेसिक में बेसिकली ये होता है कि प्लूरल स्पेस के अंदर अकोमोडेशन ऑफ एयर हो एयर हो जाती है। जाती जब है, एयर बिल्कुल। आती है तो वो लंग्स को कंप्रेस कर कंप्रेस देती है, कर देती कंप्रेस है, करती है तो लंग्स की स्टिफनेस इंक्रीज होती है। तो कंप्लाइंस से ऑटोमेटिकली डिक्रीज डिक्रीज हो होगी। जाएगी, ठीक हो बिल्कुल गया। और बिल्कुल। इसी तरह का सिचुएशन है, फ्लूइड फ्यूजन भी सेम होता है, उसकी तरह फ्लूइड आ जाता है एयर की जगह। और इसके साथ साथ फाइब्रोसिस जैसे हो गया, बिल्कुल फाइब्रोसिस में हार्डनिंग ऑफ एल्विलाई हो जाती है, तो उसमें भी लंग कंप्लाइंस डिक्रीज होंगे। ठीक हो बिल्कुल। गया, और स्टिफनेस इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। बिल्कुल लंग तो कंप्लेंस बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी और स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी। और इन केस ऑफ लाइक सीओपीडी अगर देखें तो इसमें लंग कंप्लेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस ठीक है, क्योंकि तो उसमें एयर को निकालने का ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का मसला होता मसला हो है। जाता है, बिल्कुल। तो उसके अंदर एयर ज़्यादा से ज़्यादा अकामुलेट होगी तो लंग्स कंप्लाइंस इंक्रीज इंक्रीज होगी। होगा, ठीक उसी हो के गया। साथ साथ फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जैसे कि एसिडोसिस होगा और इस तरह की। तो बिल्कुल। अगर कोई आप में से ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहता है तो ज्वाइन भी कर सकता है, रिक्वेस्ट करके आ सकता है।
और इसमें एक फार्मूला होता है एसिडोसिस और अल्कलोसिस का, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं जो एसिडोसिस और अल्कलोसिस को मेंटेन रखती है। एक लंग्स के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी होती है बाइकार्बोनेट। अगर देखा जाए तो बाइकार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइकार्बोनेट HCO3 के। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है जी पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होगी उतनी ज़्यादा एसिडिटी पीएच कम होगी। जब कम होगी 7.4 से तो हमारा एसिडोसिस होगा, जब ज़्यादा होगी तो अल्कलोसिस होगा। ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल कंसेप्ट है, लेकिन ये हम पैथोलॉजी में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो कैपेसिटी होती है ना, लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम, वो हम डिस्कस करेंगे। Due to the alveoli infection, stiffness can cause. Due to the yes, काफ़ी इन्फेक्शंस की वजह से स्टिफनेस काज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है ना, फाइब्रोसिस में ये होता है कि किसी भी काज की वजह से फाइब्रोसिस होगी लंग्स के, और लंग्स जो होते हैं वो स्टिफ होना शुरू होगी। तो उसकी वजह से लंग कंप्लाइंस जो होगी आपकी वो डिक्रीज़ हो सकती है। और इसके अलावा जैसे कि न्यूमोथोरैसिक और प्रिलिमिनरी एफ्यूजन है, उसमें भी लंग्स कंप्लाइंस डिक्रीज़ हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि लंग्स मैक्सिमम में एक्सपेंड नहीं कर सकेगा, वो अंदर श्रिंक हो जाएगा, जबकि एयर कैविटी में प्रेजेंट होगी या फ्लूइड होगा। तो इस केस में हमारे पास लंग्स कंप्लाइंस डिक्रीज होगी। तो वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम के हमारे पास 4 वॉल्यूम होते हैं। टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा शुएब, आप मुझे ये बता सकते हैं कि टाइटल वॉल्यूम क्या होता है, इसकी जो होता है वो तादाद कितनी होती है, कितनी मतलब ml होती है? अच्छा, टाइडल वॉल्यूम एक्चुअली होता है कि टाइडल वॉल्यूम की जो तादाद होती है ये अबाउट 0.5 लीटर लाइक अप टू 500 ठीक हो गया। मिलीलीटर होता है। मतलब तो कि 500 ml हम कह सकते हैं, लेकिन ये हाँ, होता क्या चीज़ है? ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ एयर होती है वो हम लाइक फ्रॉम लंग्स जो अमाउंट ऑफ एयर होती है उसको जो आउट की जाती है, मतलब कि जो एक्सपायर की जाती है, ठीक है। इसमें इसको ये हम होता है कि जो हमारे नॉर्मल ब्रेथ होती है, क्वाइट ब्रेथ के हाँ हाँ अंदर हम एयर इंस्पायरेशन करते हैं इंस्पायर और और एक्सपायर एक्सपायरेशन करते करते हैं। हैं। जैसे कि हम अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके जाते हैं, लेकिन ये होता है क्वाइट ब्रेथ में, जैसे कि हम सो रहे हों या रेस्टिंग पोजीशन में हो गया, एक्सरसाइज वगैरह में नहीं। ये नॉर्मल जो होती है ना ब्रेथ, क्वाइट ब्रेथ के अंदर जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, इसे हम कहते हैं टाइडल टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम। और और इसको हम TV से ज़ाहिर करते हाँ हैं, हाँ और इसकी जो होती है ml होता है वो 500 ml होता है, या फिर हाफ लीटर भी जीरो हम पॉइंट कह फाइव सकते हैं। लीटर बिल्कुल। और आग ड्यूरिंग द ब्रेथ एक्सचेंज ऑफ। गे- अच्छा तो हाँ ठीक है, गैसेस असल नहीं, गैसेस की बात कर। अच्छा तो हमारे पास उसके बाद आ जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है? अच्छा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि जो एयर हम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हम लेंगे अंदर, इस एयर को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व लेकिन वॉल्यूम इसके कहते अंदर हैं। एक कंडीशन है, वो लाइक मैक्सिमम फोर्सफुली जितना फोर्स फोर्सफुली हम जितना हम फोर्सफुली इसको इंस्पायर कर सकें। और इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, इसका वॉल्यूम होता है 200 एंड 2500, 500 यानी कि 2500 ml हाँ होता है। अबाउट 2.5 लीटर्स। 2.5 लीटर बन जाता है। ठीक हो और गया। इसी के बरक्स आ जाता है एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी तो वॉल्यूम उसमें उसमें ये क्या कि होता है? फोर्सफुली जो हम एक्सपायर करते हैं कोई एयर, हाँ, फोर्सफुली एक्सपायर करने को हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व एक्सपायरेटरी। वॉल्यूम। और तो इसकी इसकी अबाउट 1.5 लीटर 1500 15। मिलीलीटर तक। और एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो क्या होता है? रेजिडियल वॉल्यूम जो हम एक्सहेल करते हैं एयर को, उसके बाद जो हमारे लंग्स में जो कैपेसिटी बच जाती है या फिर कोई एयर बच एयर जाती है ताकि फर्दर हमारे लंग्स आपस में कोलैप्स ना करें, अच्छा, तो इसको रेजिडियल रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम असल में वो होता है कि जब हम फोर्सफुली एक्सपायर कर दें, वो एयर जो हमारे एक्सपायर करने के बाद भी लंग्स के अंदर रह जाती है ना, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल रेजिडियल वॉल्यूम। वॉल्यूम और बिल्कुल। ये होता है तकरीबन 1500 ml या फिर 1.5 लीटर। और देखा जाए तो यही एक वो वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर बरकरार रखता है। खुदा ना खास्ता अगर ये एयर भी बाहर निकल जाए तो लंग्स कोलैप्स हो कोलैप्स हो जाएंगे, जाएंगे। और फिर हम इनहेल वगैरह नहीं कर सकते। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा निज़ाम रखा कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। एक तो हमारे सर्फेक्टेंट ये काम करते हैं, और दूसरा जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये काम करता है कि हमारे लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता। जी हाँ, लंग्स के अंदर जो एयर रह जाती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो होता है ना कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? हमने ये तो वॉल्यूम तो डिस्कस करें, ये कैपेसिटी के बाद हम जाते हैं पैथोलॉजी में। हाँ हाँ। अच्छा
कैपेसिटी में हमने देखना है, सबसे पहले हमने कैपेसिटी की डेफिनेशन देखनी है। लंग्स कैपेसिटी वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा हम टाइडल वॉल्यूम या जो भी वॉल्यूम उसे ऐड कर दें तो हमारे पास लंग्स कैपेसिटी बन जाती है। इसमें कैपेसिटी में हमारे पास होता है कौन सी होती है, वो होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो कि आपको मतलब कि आप हॉस्पिटल में जाए ना तो रिस्पिरेटरी के जितने भी मरीज़ होते हैं उनकी सबसे पहले ये चेक की जाती है कि इसकी टोटल लंग्स लंग कैपेसिटी कैपेसिटी कितनी कितनी है, है, तो बिल्कुल। उससे हमें डिजीज़ का पता चल सकता है कि नॉर्मल कैपेसिटी से कम है या ज़्यादा है। टोटल लंग कैपेसिटी में ये होता है जितने भी हमने चार वॉल्यूम पहले डिस्कस किए ना, 6 लीटर, बिल्कुल आपने सही गौर किया। तो उसके अंदर चारों वॉल्यूम होते हैं। कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल रेजिडुअल वॉल्यूम। जब वॉल्यूम। इन वॉल्यूम को हम मिलाएंगे ये अबाउट बनेंगे 5 to 6 लीटर। जो एवरेज कैपेसिटी है ना लंग्स की है कि वो भी 5 to 6 लीटर ही लीटर है, होता है। बिल्कुल। तो एक होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? जाहिद खान, आप बता सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? जाहिद खान। We take gases from the atmosphere which contain mixture of gases, but we never discuss the meaning. हाँ बिल्कुल ऐसे हाँ, ही। वो बहुत कम हाँ तादाद में होती है। ये इसमें ये होता है कि वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम हम इंक्लूड नहीं करते, बाकी जो भी वाइटल हमारे पास वॉल्यूम है ना वो हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आपने एक्सप्लेन अच्छा किया, आई थिंक यही आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसमें हम टाइडल वॉल्यूम निकाल के बाकी जो 3 वॉल्यूम है उसको ऐड करेंगे। 3 वॉल्यूम कौन से हमारे पास हैं? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे वो ये बनेगी हमारे पास 4500 ml या फिर 4.5 ml। तो उसके बाद एक होता है फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है? फंक्शनल रेजिड्यूल हाँ, वॉल्यूम, कम्बिनेशन ऑफ द टू वॉल्यूम्स, जिसमें आ हाँ 2 जाता वॉल्यूम है इसमें होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम और प्लस द एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है। हाँ उन इसमें दोनों को हम हमने अगर ऐड जो कंबाइन करना करेंगे, ना, उन दोनों हम को ऐड करेंगे फंक्शनल तो से हमारे पास हमने फंक्शनल। फंक्शन से हमने ये इमेजिन करना कि ये एक्सपायरेटरी है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे हम रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ। जब ये दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। सर शुएब से सवाल है मेरा। जी अहमद भाई, सवाल करें आप जी कंटिन्यू जी। करें इंस्पायरेटरी के। अच्छा, जो हमारा एक वॉल्यूम रह गया फिक्शनल जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी हमने बता दिया क्या होता है। और इसकी जो कैपेसिटी बनती है वो हमारे पास 1500 ml यानी कि बन जाएगी। 1500 हमारे पास रेजिडुअल की आ गया, 1500 एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो 3000 आ गया। 3 लीटर अबाउट इसकी बनती है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एक होती है, उसमें हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो हमारे पास होता है 400 ml या जिसे हम 4 लीटर कहते हैं। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है ना वो सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी, टोटल लंग कैपेसिटी तो आपने लाजमी याद रखनी है, जिसमें हमारे पास होता है 5 to 6 लीटर। ठीक है, 5 लीटर एवरेज हम लेते हैं, लेकिन 5 से 6 हम दोनों एवरेज ले सकते हैं। 5 लीटर वैसे कहा जाता है कि लंग्स की कैपेसिटी होती है एयर को। द वॉल्यूम विच इज मीनिंग इन द लंग्स आफ्टर द इनहेलेशन। जी हाँ जी, वॉल्यूम विच, हाँ इसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। द वॉल्यूम जी बिल्कुल ऐसे ही। आप जब पेशेंट को देखें सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने उसकी लंग कैपेसिटी को चेक करने की कितनी है, उसके बाद बिल्कुल फिर आपने पेशेंट को घबराना ट्रीट नहीं करने है। की सबसे पहले कोशिश हमारा करनी काम है। यही होता है कि सबसे पहले हमने घबराना नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक्स और हैं। उसके बाद एक एम्फीसीमा के बारे में भाई पूछा है कि वो भी इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे। चलें पैथोलॉजी की तरफ आते हैं। आप अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस स्टार्ट पहले करें। टीबी स्टार्ट हाँ, करनी है टीबी या फिर टीबी डिमोथेस? ट्यूबरकुलोसिस स्टार्ट करें आप फिर। ट्यूबरकुलोसिस, हम ट्यूबरकुलोसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस की काज क्या है और ये किस काज की वजह से होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या होते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर क्या आते हैं, और इसमें हमने ये भी देखना होता है कि क्लिनिकल फीचर और क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी हॉस्पिटल में। अच्छा जी, वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ मोर डेंजरस इन द कंपेयर टू द अदर? ब्रो, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पास होता है ना, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, आप उसे कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ये लेवल होता है, वो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड को को। ज़्यादा कंबाइन करता है। उसकी 230 गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो इसका जो हमारे पास
मरी में जो डेथ हुई थी शायद आपको पता हाँ होगा, हाँ इसी वो बिल्कुल बिल्कुल स्नो फॉलिंग में स्नोफॉलिंग में अंदर वो हीटर लगा के हीटर बैठे लगा के हुए थे, बैठे वो हुए क्यों थे डेथ हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। मोनोऑक्साइड बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत डेंजरस पॉइजन हाँ होती है एज जब कम्पेयर टू ऑक्सीजन आई थिंक ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाता है। ये कंबाइन करने की जो कैपेसिटी हाँ होती है इसकी बहुत ज़्यादा 230 होती गुना है। ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की निस्बत। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी लीक होती है, ये आमतौर पे होती है हीटर में होती है, और उसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर है ना, उनके अंदर जो होता है बिल्कुल गैस बिल्कुल। वाला न, उसके अंदर होती है। अगर वहाँ से लीक हो जाएगी तो फिर भी डेथ हो सकती है। और अगर अगर एक रूम हीटर में की वजह से अगर रूम में आप हीटिंग जो हीटर आजकल पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं, हाँ, अगर वो रात सारी अगर लगा के रखें और फिर सो जाएं उससे भी डेथ और हो सकती है। तो हाँ इसकी कैपेसिटी भी वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करने की बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। और ये बहुत ही मतलब भयानक मौत कह सकते हैं आप, क्योंकि ये मरी में जो वाक़या पेश आया था वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम ट्यूबरक्लोसिस डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस का? ऑक्सीजन मीटर से चेक करेंगे तो फर्क पड़ेगा पड़ेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिचुएशन। सिचुएशन। यस ब्रो, ऑक्सीजन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि हीमोग्लोबिन जो है ना, आपका ऑक्सीजन कितनी ले जा रहा है। नॉर्मली होता है 98% ऑक्सीजन जो होता है ना हीमोग्लोबिन, वो कैरी करता है। लेकिन जब ऑक्सीमेट्री में आप चेक करें तो सेचुरेशन बहुत कम होगी, 60% हो सकती है, या फिर इससे भी कम हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम फौरी तौर पर एल टॉट पर लगा देंगे, पेशेंट के लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी देंगे, वो फोर्सफुली ऑक्सीजन थेरापी देंगे, जिसकी वजह से ये मेंटेन हो सकता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जी हाँ ठीक है, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कैन यू चेक मीटर, बताया सी लगे, मेरे ख्याल में तो पड़ेगा शायद, इसके नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं कैन यू चेक मीटर, ऑक्सीमीट्री, नहीं बताता कि कार्बन लगी है या ऑक्सीजन। लेकिन सेचुरेशन का तो पता चल सेचुरेशन सकता का है, पता चल सकता है। सेचुरेशन कम हो जाएगी ना। हम्म। ऑक्सीमीटर में नहीं पड़ेगा, सेचुरेशन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेचुरेशन में तो पड़ना चाहिए वैसे। चले चलो, आप इसको कमेंट के इसको थ्रू हम ना एक्सप्लेन कमेंट कर के दें अगर। थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में तो पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ेगा तो आई डोंट नो वाई, इसकी रीज़न आप बता सकते हैं। अच्छा जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, वो होता है पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली हमने पहले पढ़ने के ट्यूबरक्लोसिस है क्या चीज़। ट्यूबरक्लोसिस एक होती इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द लंग्स है, बैक्टीरिया की वजह से अफेक्ट करता है। प्राइमरली जो अफेक्ट करता है ये लंग्स को करता है, उसके बाद ये फर्दर भी स्प्रेड हो सकता है। और पॉजिटिव एजेंट जैसे कि इधर एक भाई ने बताया था, क्या नाम था, अ, वसीम खां, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और इसमें ये होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहीं से भी आपने इनहेल कर लिया, या जिस तरह भी आपके अंदर चला गया, तो उसने आगे जाके इन्फेक्शन करा दिया लंग्स के अंदर। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले स्नीजिंग, कफिंग और ड्रॉपलेट्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह फैलता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसमें ये होता है कि जब आप इनहेल कर लेते हैं, उसके बाद ये अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और अफेक्ट ये इस तरह करता है, पहले इसकी कुछ फेजेस होती है, पहले लेटेंट फेज में होता है, फिर एक्टिव फेज में आता है, और इसके बाद इसकी और भी प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स की अगर हम बात करते हैं। जो प्राइमरी है ना, वो हमारे पास ये होता है कि 95% प्राइमरी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क अगर देखा जाए तो प्राइमरी जो होता है ना, ये 95% लंग्स को डैमेज करता है, लेकिन 5% ऐसी कंडीशन है जो कि विद आउट ऑफ लंग्स भी अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि लिम्फ नोड है, उधर भी स्प्रेड हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसे भी कहते हैं, बोन्स पे तक भी फैल सकता है और ब्रेन तक भी फैल सकता है। तो आपने कई लोगों के सुना होगा, कई लोगों से कि यार इसे बोन्स का टीबी है, या कहते हैं यार इसे वर्टिब्रा का स्पाइनल कार्ड टीबी है, वगैरह में। हाँ स्पाइनल कार्ड का टीबी है, या इसे लिम्फ नोड का टीबी है। तो ये होता है 5% केस में ये आगे पीछे स्प्रेड कर सकता है। और 95% ये स्प्रेड क्यों नहीं करता, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, वो हाईली और स्ट्रिक्टिक होता है एरोबिक, मतलब यानी कि एरोबिक इन्वायरमेंट में वो अच्छा ग्रो करता है। जहाँ ऑक्सीजन मौजूद होती है वहाँ इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए ये 95% लंग्स को अफेक्ट करता है। और इसके बाद हमारे पास और टाइप्स होती है, एक होती है लेट
टीबी और एक होती है एक्टिव। अच्छा, लेटेंट में क्या होता है और क्या होता है? लेटेंट जो होती है ना, इसमें होता है एसिम्टोमेटिक होता है पेशेंट, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होती, लेकिन इसमें ये होता है कि जो हमारे टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, ये मौजूद होता है, लेकिन एसिम्टोमेटिक पेशेंट के ऊपर कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जब इस फेज़ में ये होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो हैवीली स्ट्राइक कहा जाता है अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम, कि वो माइकोबैक्टीरियम को आके इनगल्फ कहा जाता है, मैक्रोफेजेस आती है और उसको खा जाती है, और ये होता है लेटेंट फेज में। और इसके बाद जो डेंजरस कंडीशन होती है वो हमारे पास एक्टिव फेज है। लेट एक्सप्लेन हाउ द माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया अटैक ऑन द लंग सेल। यस, ये भी आपको मैं बताता, ये थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा। अगर उसके लिए आप डीप जाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें। इसके पहले हम लेटेंट के बाद एक्टिव की बात कर रहे हैं, बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये अफेक्ट करता है हमारे। सबसे पहले हमारे पास जो है ना ट्यूबरकुलोसिस जो एक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिव में ये होता है कि वो इतना हैवी हो चुका होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स जितना भी कर ले वो कम होता है, और इसके बाद हमारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और सिम्टम्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लिनिकल फीचर में आएगा कि फटीग होगी, सवेर फटीग होगी, डिस्निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रेथिंग होगी, और चेस्ट पेन होगी। और चेस्ट पेन के साथ साथ आपको जो कफिंग होगी ना, वो लाजमी है इसमें। और इसके अंदर जो है वो क्या है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा आपका। जब ये सारी कंडीशंस एक साथ आ जाएंगी ना, तो आप क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोज पे नहीं जाएंगे, आप इंस्ट्रूमेंटल भी करेंगे। तो भाई ने कहा कि ये अफेक्ट कैसे करता है। ये अफेक्ट कैसे करता है? सबसे पहले हम इनहेल करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। जब हमारे अंदर ट्यूबरकुलोसिस जाता है तो ये आगे जाके अटैक करता है एलविलाई पे। जब एलविलाई पे अटैक करता है तो वहाँ हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस इनके खिलाफ जो होता है रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, लेकिन जो होते हैं ना, इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, और हमारे पास होते हैं फिगोसोम्स। लाइसोसोम्स को ये सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारे पास लाइसोसोम सेपरेट हो जाएंगे तो उसके बाद बैक्टीरिया अपनी तादाद ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। अगर वो लाइसोसोम को सेपरेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो बैक्टीरिया को अटैक करके मार सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो लाइसोसोम सेपरेट हो जाते हैं, पहले जाके बैक्टीरिया लाइसोसोम पे हमारे अटैक करता है। और ये हमारे पास जब अटैक करता है तो जब ये सेपरेट कर लेता है तो उसके बाद मैक्रोफेजेस के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती कि वो इनगल्फ कर सके इनको, और इनके साथ फाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास साइन एंड सिम्टम शो होना हो जाते हैं। और साइन एंड सिम्टम जब शो होते हैं तो उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हमें ट्रीट करवाना पड़ता है डेफिनेटली। लेकिन बॉडी में होता है, बॉडी में तो जब हम इनहेल करेंगे ना बैक्टीरिया, उस वक्त बॉडी के अंदर जाएगा ना। तो उसके बाद सर एक्सप्लेन एक्शन पोटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन। यस ब्रो, ये एक्शन पोटेंशियल और ट्रांसपो जो है ना रिपोलराइजेशन, ये हम करेंगे सीवीएस में। सीवीएस में हम एक्शन पोटेंशियल भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा जो बेसिक टॉपिक आ जाए कहना है, जो हमारा टारगेट है, वो हमें इसके बाद अगर टाइम मिला तो हम ये भी एक्सप्लेन कर देंगे एक्शन पोटेंशियल क्यों होती है, किस लिए होती है। और अगर सीवीएस में आप जाएं तो दो तरह की एक्शन पोटेंशियल होगी, एक तो पेसमेकर की होगी और एक होता है मायोकार्डियम की। और ये तो हमारे पास जो होती है ना असेंशियल है, इसमें मतलब जो चीज़ें चेंज नहीं होती। उसके बाद स्केलेटल मसल में भी एक्शन पोटेंशियल होती है, वो और तरीके से होती है, वो भी हम इंशाल्लाह। अच्छा, लेटेंट में भी होता है। लेटेंट ब्रो, ये जो है ना लेटेंट और एक्टिव दोनों में होता है, लेकिन लेटेंट में फ़र्क ये होता है कि बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो जैसे हम कहते हैं सोया हुआ है, बैक्टीरिया सोया हुआ होता है, वो एक्टिव नहीं होता। वो क्यों नहीं एक्टिव होता है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उस वक्त वर्क करता है और हमारे जो मैक्रोफेजेस है ना, उस पर अटैक करके बैक्टीरिया को साथ साथ मारते रहते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंट सिम्टम्स हमें आएंगी और इसके साथ ट्रांसमिशन हाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ नज़र आती है ट्यूबिकुलोसिस में, कैशियस निक्रोसिस। एक निक्रोसिस की 6 टाइप्स हैं, 6 में से एक जो टाइप है ना कैशियस निक्रोसिस, वो हमें ट्यूबिकुलोसिस में नज़र आती है। कोई बता सकता है कि वो कैशियस निक्रोसिस क्यों नज़र आती है और किस लिए नज़र आती है? एनीवन?
पल्स रेट वर्सेस हार्ट रेट वो बताएंगे इंशाल्लाह, ये भी बताएंगे। पल्स रेट और हार्ट रेट का भी हम बताएंगे जब हम CVS से करेंगे। इन जस्ट इंजेक्टेड DNA इनसाइड द सेल होस्ट, यस ब्रो, इनसाइड द, ये DNA को मतलब इंजेक्टेड कर। अच्छा, क्वेश्चन ये था मेरा, क्या था कि कैशियस निक्रोसिस क्यों नजर आती है? नेक्रोसिस के दौरान क्या होता है? क्यों नजर आती है? अच्छा जी, ये कैशियस निक्रोसिस जो ट्यूबरकुलोसिस है ना, उसके अंदर क्यों नजर आती है, हम वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैशियस निक्रोसिस जब हमारे पास हमारा बैक्टीरिया हमारे अंदर है, लंग्स के अंदर, तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ जो होगा ना केमिकल मीडिएटर्स हमारे पास आएंगे, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन जब अटैक करेंगे तो उधर हमारे पास मैक्रोफेजेस भी आएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम छोड़ जाता है, वो अटैक करते ही रहता है। मैक्रोफेजेस ये है कि मैक्सिमम जितना वो किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को करेंगे, और जब वो किल करते हैं ना, वो इनगल्फ कर देते हैं। जो इनगल्फ करते हैं वो तो रेमिनेंट जो बच जाता है ना इनगल्फ करने के बाद, उसके अंदर ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, ग्रेनुलोमाइटिस बन जाते हैं। जो वो ग्रेनुलोमाइटिस हैं, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक चीज़ लाइक अपीयरेंस बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं कैशियस निक्रोसिस। इस तरह हमारे TB में कैशियस निक्रोसिस नज़र आती है। बिल्कुल, ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ केमिकल मीडिएटर। बिल्कुल, केमिकल जब रेमिनेंट रह जाते हैं, उसकी कम्बिनेशन जब हो जाती है, उसे हम कहते हैं कैशियस निक्रोसिस, और ये TB में ही नज़र आती है हमारे पास कैशियस निक्रोसिस। देन हमारे जो शोएब हबीब है ना, उसका जो टॉपिक है ना, वो, एक मिनट पहले हम ये एक्सप्लेन करें। वो नियमत ऐसी कि, और मेरे ख्याल में ये बहुत हैवी वाला एक्सप्लेन करने वाला है, इसीलिए वो थोड़ी बहुत तैयारी भी कर एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना इन्वेस्टिगेशन में देखें ना, तो हमारे पास एक्सरे है। एक्सरे में हमें क्या नज़र आएगा ट्यूबरकुलोसिस में? एक्सरे में सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आएगी वो होगी गोन फॉक्स होगा, यानी कि वो तो एक धब्बा सा हमें नज़र आएगा एक्सरे पे, जो कि ड्यू टू होगा कलेक्शन ऑफ कैशियस निक्रोसिस एंड ग्रेनुलोमास की कलेक्शन की वजह से हमें एक धब्बा नज़र आएगा, जिसे हम कहते हैं गोन फोकस। और जब वो बढ़ जाता है, साथ में लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमें गोन फोकस की फॉर्म में नज़र आता है। तो उसके बाद हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है, इसकी सेकेंडरी जो होता है ना, एक ये तो प्राइमरी में हमें नज़र आती है, और सेकेंडरी में हमारे पास कैविटेशन ऑफ लंग्स हमें नज़र आएंगे एक्सरे पे, यानी कि कैविटीज़ बन जाती है, लेकिन वो होगी सेकेंडरी। यानी कि पहले इसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, वो रिकवर होगी, उसके बाद फिर दोबारा होगा सेकंड टाइम, तो वो हमारे पास कैविटेशन नज़र आएंगी। उसके बाद हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन में और किस तरह कर सकते हैं। और हमारे पास होता है मेंटस स्किन टेस्ट कहते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन जब लगाते हैं इधर, तो उसके बाद जो होता है ना बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरियम, वो ये इधर आके अटैक करता है। उस इंजेक्शन के अंदर हम ऐसा केमिकल डालते हैं कि वो बैक्टीरिया इधर आके कलेक्शन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन काज करती है। और इन्फ्लेमेशन जब काज करती है तो हम उसका डायमीटर मेजर करते हैं। जब डायमीटर एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर आ जाए तो हमें पता चल सकता है कि ये है, इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम है जिसने इधर अटैक किया है इंजेक्शन के ऊपर। उससे भी हम पता चला सकते हैं, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के लिए हम कहते हैं जीन एक्सपर्ट, या फिर हम इस कहते हैं जिल्नन कहते हैं। जीन एक्सपर्ट में क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, स्प्यूटम सैंपल देते हैं टेस्ट के लिए, और जब वो देते हैं कि स्प्यूटम हम दे के आते हैं, और तो उसके बाद तकरीबन 2 घंटे में रिज़ल्ट आ जाता है, या फिर 2 से 3 दिन तक रिज़ल्ट आ सकता है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा अगर इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस है तो कौन सा है। और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो रेजिस्टेंस आ जाती है ना, रिफाम्पसिन, आइसोनियाजिडिन, जो मेडिसिन हम देते हैं, इसके अंदर कौन सी रेजिस्टेंस है वो भी हमें जीन एक्सपर्ट बता सकता है। जीन एक्सपर्ट कराने के बाद हम मेडिसिन पे ट्रीट करते हैं, उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं कि इसके अंदर रेजिस्टेंस किस चीज़ की नहीं है और किस चीज़ की है, कौन से मेडिसिन के ख़िलाफ़ है। तो ये हो गया पैथोलॉजी। इसके बाद हमारे पास आ गई फार्माकोलॉजिकल सेक्शन। फार्माकोलॉजिकल में हम क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो हमने पेशेंट को कहना है कि आपने मास्क नहीं उतारना, मास्क पहनना है, और ताकि आप दूसरों को अफेक्ट ना कर सके। आपने पर्सनल
आपने प्रोटेक्शन करनी है, मास्क नहीं आपने उतारना, घर में भी रहें तो मास्क नहीं उतारना, क्योंकि जब मास्क उतारेगा स्नीजिंग और कफिंग वगैरह के साथ ड्रॉपलेट जाएंगे तो वो अपनी फैमिली मेम्बर हाँ, को और भी इवन कि ये मेरा ख्याल है एक दूसरे से बात करने से भी। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब बात करते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, हाँ, तो उसकी वजह से जब बिल्कुल। दूसरा पेशेंट इनहेल करता है तो हाँ नॉर्मल उसको। इनहेल करता है तो वो भी अफेक्टेड हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी है ना मेडिसिन है, उसके अंदर हमारे पास राइप के नाम से हम न्यूमिक है, न्यूमोनिक है, राइप्स के नाम से आज से हम देते हैं रेफाम्सिन, आइसोनियाजिन देते हैं, और इसके बाद हम देते हैं पैराजिनामाइड देते हैं, और उसके साथ साथ एथम्बिटोल देते हैं। ये जो 4 ड्रग्स हैं ना, ये हम ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीट के लिए यूज़ करते हैं। अगर इससे फ़र्क ना पड़े तो हम इसके साथ एक और डुअल थेरेपी कर देते हैं, साथ में माइक्रोलिड दे देते हैं, माइक्रोलिड ग्रुप से, यानी कि एजिथ्रोमाइसिन भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अमोक्सिसिलिन और क्लोवेनिक एसिड भी हम देते हैं ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए, अगर फ़र्क ना पड़े तो ये इसकी फार्माकोलॉजी थी। और इसके अलावा एक और चीज़, इसके क्लिनिकल फीचर में जो है ना, आप जब सो रहे होंगे ना, नाइट स्वेटिंग होगी, और अगर पेशेंट की हिस्ट्री में आप देखें ना, तो पेशेंट की हिस्ट्री में आपको बताया जाएगा कि जॉइंट फैमिली में रहता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अगर किसी एक फ़र्द को भी ये है ना, जॉइंट फैमिली का मतलब है कि वो एक रूम में फॉर एग्जांपल 4 बंदे सो रहे हैं, 4 बंदे सोएंगे एक रूम में या 5 में, इस तरह मतलब कि साथ साथ सोते होंगे, जिसकी वजह से वो सबको हो सकते इनहेल हैं। हो सकता है। और हाँ, इसमें हिस्ट्री में ये चीज़ पूछी जाती है, और हिस्ट्री में कि यही चांसेस है आता कि है। ये सबको बहुत जल्दी जो है ना ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे को। और अच्छा जी, भाई ने पूछा है कि एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी का मीन्स क्या है। एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी का मतलब ये होता है कि जो आपके एक तो प्रिलिमिनरी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट करना है, उसके अलावा ये और भी जगह को अफेक्ट कर सकता है। वो कौन सी जगह होती है? जो मोस्ट कॉमन का जगह होती है वो होता है इंटेस्टाइनल, और वो कौन सी जगह होती है? वो होता है इलियोसिकल, जो जॉइंट होता है ना, ये इलियोसिकल के जो जहाँ जंक्शन होता है वहाँ अफेक्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी। इसके अलावा बोन्स और लिम्फ स्पाइनल को भी, कार्ड में। स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड के अंदर वर्टिब्रा को अफेक्ट करते हैं, जिसे हम पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। आगे कोई कहता है ना व्हाट इज़ पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस, तो अ, इसका मतलब होता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस था जिसने अटैक किया स्पाइनल कार्ड पे, और ये वर्टिब्रा की ट्यूबरकुलोसिस है और कुछ भी नहीं पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस में। इसे हम पोस्ट डिजीज़ भी कहते हैं और पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। इसके बाद शुएब अभी आपके साथ डिस्कशन करेंगे निमोथेरेसी का, और उसके बाद जो चीज़ आपने एम्फीसीमा का एक भाई ने कहा था वो हम डिस्कस एम्फीसीमा एंड करेंगे। पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हाँ थोड़ा निमोथोरिक्स को मैं बिल्कुल, एक्सप्लेन करता उसको हूँ, तो एक्सप्लेन करना और है। आप साथ साथ में क्वेश्चंस पे भी तवज्जो दें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक्चुअली निमोथोरिक्स होता क्या है? ये कंडीशन है जिसमें नीमो मीन्स एयर एंड थोरिक्स मीन द चेस्ट वॉल और चेस्ट कैविटी। तो इसमें ये होता है कि हमारी जो एयर होती है, जो नॉर्मली लंग के अंदर हम इनहेल करते हैं या फिर लंग के थ्रू एक्सहेल करते हैं उसको, तो वो जो होती है बिल्डअप होना शुरू हो जाती है आउटसाइड द लंग्स। लाइक वो किसी भी वजह कौन से सी किसी कैविटी में? वो कैविटी बताया ना, प्लेयर कैविटी फ्लूइड प्लेयर कैविटी में कैविटी में अकोमोडेशन ऑफ एयर, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है इसकी। जिसे हम कहते हैं निमोथेरेसी कहते हैं। निमोथोरिक्स कहते हैं। निमोथोरिक्स एक्चुअली जो है वो एक मेडिकल टर्म है ऑफ द कोलेप्स लंग। हाँ लाइक हाँ। इसमें होता है इस तरह कि सबसे पहले जैसे ही हमारी जो एयर होती है वो प्लेयर कैविटी में जब बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे लंग्स पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे प्रेशर आना शुरू होता है तो लंग्स कोलेप्स कर जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? निमोथोरिक्स। ठीक हो तो गया। निमोथोरिक्स के बहुत से कजेज हैं इसकी, इसकी 3-4 टाइप्स हैं। उस टाइप्स के साथ साथ मैं इसके काजेज़ भी एक्सप्लेन करूँगा। तो इसकी आ जाते हैं उस पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे, लाइक इसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले वहाँ पे अब पेशेंट को जो होगा वो फील करेगा कि उसको डिस्पनिया होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, एज वेल एज वो उसके चेस्ट में शार्प पेन होगा, लाइक बहुत तेज़ किस्म का उसको अचानक एक पेन उठेगा और चेस्ट में। तो इसके साथ साथ ड्यू टू द लेक ऑफ ऑक्सीजन, लाइक कि जब वो इनहेल करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू नहीं जाएगी, तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो पेशेंट विल बी साइनोटिक, लाइक उसकी स्किन का कलर जो होगा वो चेंज होना शुरू हो जाएगा ब्लूइश में। तो ये सब जो है कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसके आप काजेज बतानी है और इसकी क्लिनिकल फीचर बताएंगे, और इसका भाई क्या कह रहे हैं? इट्स मीन द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैव मोर देन वन होस्ट।
मतलब अगर होस्ट की बात करें ना, होस्ट तो जैसे कि हम मेल हो मैन जो है ना वो होस्ट है। होस्ट तो इसका एक होता है, लेकिन इसके स्प्रेड आप कह सकते हैं कि मोर देन वन प्लेस से स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि लंग्स के अलावा एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी भी जा सकता है, और वो स्वे कंडीशन में किसी और ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है। उसे हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी ट्यूबरकुलोसिस, और वो होता है 5% केसेस में। अच्छा। और बाकी इसकी जो क्लिनिकल फीचर है नियमित हाँ ऐसिक में, हाँ, सबसे पहले तो हमें डिस्निया नज़र आएगा, डिस्प्ले नज़र डिफिकल्टी इन आएगा, इसके साथ साथ चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा, हाँ फैटीग शुरू हो जाएगी। फटीग भी होगा। हाँ, पेशेंट विल बी साइनोटिक ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल तो साइनोसिस हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन की चेंज में कमी आ गई। फर्दर इन टेंशन निमोथोरेक्स में देखा जाए तो हार्ट रेट जो है वो अच्छा पहले तो फॉल करना शुरू हो जाता है, हाँ जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। जा सकता है। और इसी अच्छा तरह इसके जो टाइप्स है ना वो कौन कौन सी हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी हाँ और हाँ, ट्रॉमेटिक हो सकती चार है, टाइप्स टेंशन हैं। हो सकती है। चार टाइप्स कौन कौन? मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी, और इसके साथ साथ ट्रोमेटिक हो सकती है, और टेंशन निमोथोरेक्स हो सकती है। ट्रॉमेटिक, टेंशन में हाँ हाँ, स्पॉन्टेनियस। अच्छा प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में ये होता है एक्चुअली कि निमोथोरिक जो होती है वो किसी भी लंग डिजीज की, विदाउट एनी लंग डिजीज हाँ हाँ की वजह से हो, सही हो लाइक कि गया। उसमें कोई डिजीज ना इन्वॉल्व हो। अगर डिजीज इन्वॉल्व होगी तो ये सेकेंडरी निमोथोरिक्स सेकेंडरी में आ में हो जाएगी। जाएगा। कोई भी डिजीज लाइक सीओपीडी हो सकता है, निमोनिया सीओपीडी हो भी सकता करा है, सकती है। एम्फाइसीमा एटसेट्रा, ट्यूबरकुलोसिस भी अच्छा हो सकता है। सेकेंडरी स्पोटेनियस निमोथेरेसी क्या होता है? स्पोटेनियस लाइक ये स्पोटेनियस में ये आ जाता है कि प्राइमरी और स्पोटेनियस एक सेम ही है इसमें। नहीं मतलब स्पोटेनियस में ये होगा कि हमारे अंदर जो डिजीज़ है ना उसकी वजह से होगा। हाँ हाँ, ए लीकेज जो होगी हमारी पिलोरी कैविटी कैविटी में में ड्यू टू एनी डिजीज, अंडरलाइंग डिजीज, अंडरलाइन फॉर डिजीज, एग्जांपल बिल्कुल। सीओपीडी हो सकता है, उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, या निमोनिया हो सकता है। इसकी वजह से जो हमारे पास एयर अकोमोडेशन होगी ना पिलोरी कैविटी में, उससे हम कह सकते हैं कि ये स्पोटेनियस है। और बिल्कुल। प्राइमरी में ये होता है कि विदाउट एनी काज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक होती ओपन हेमोथेरेसिक और एक होता है क्लोज। क्लोज में ये होता है कि जब आपको खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के बाद जो एयर है ना, आपकी रिब्स फ्रैक्चर हुई रिब है और फ्रैक्चर, वो लगी है लंग्स को, लंग्स बिल्कुल, से एयर आनी बाहर होगी, बाहर आना शुरू होगी, कहाँ आनी शुरू होगी? प्लेरी कैविटी में। कैविटी में। वो अंदर बिल्डअप होती गई, और उस उसकी वजह से कंडीशन को, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा लंग्स पे ना। जिसकी वजह से हाँ लंग्स हाँ, श्रिंक हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएंगे। कंप्रेस हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी। और न्यूमोथेरेसी या इस फिर क्लोज न्यूमोथेरेसी। क्लोज, और बिल्कुल। ओपन क्या चीज़ होती है? ओपन में ये होगा कि उसमें जो स्किन होगी ना वो इंटेक्ट होगी, लाइक एक स्पेशल वाउंड होगा जो कि डायरेक्टली प्लेयर कैविटी तक जाएगा, जिसमें एयर एंटर भी हो सकती है और आउट भी हो सकती मतलब है कि थ्रू वो दैट इन्वायरमेंट के साथ कनेक्शन वाउंड। होगा। कनेक्शन हो जाएगा ठीक हो गया। डायरेक्टली। मतलब कि जैसे कि बुल्ट फाइट, हाँ, किसी भी बुल्ट इंजरी की फाइट वजह या से, फिर एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट या में भी कोई कोई ऐसी स्वे शार्प कंडीशन में चीज़ हो जो कोई डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रिब्स के लगा। दौरान से अंदर घुसे, और कोई गन शॉट हो जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो इसके साथ साथ आगे टेंशन अच्छा निमोथोरेक्स आ जाता टेंशन है। न्यूमोथेरेसी क्या चीज़ होती है? वो हमें ओपन में नजर आएगा, और टेंशन में क्या चीज़ होती है और हाँ, ये डेंजरस क्यों होता है? सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है ये होता है टेंशन टेंशन न्यूमोथेरेसी। निमोथोरेक्स इसमें द मोस्ट कॉमन जो इसमें ये डेंजरस इस वजह से है कि इसकी काज ये है कि ये डायरेक्टली जो होता है ये हार्ट पे जाके अटैक करता है। लाइक इसमें हार्ट रेट जो होता है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर, लाइक इसके साथ हार्ट भी अटैक में आ जाता है। तो जिसकी वजह से ये मतलब कि पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट को शॉर्टनेस हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, और इस तरह की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा तो इसमें ये होता है कि जब आपको इंजरी हुई या फिर आपको एक्सीडेंट में इंजरी हुई, कोई आपको शार्प ऑब्जेक्ट इधर लगा, इसमें एक वाल्व बन जाता है। ठीक है, वाल्व ऐसे एक्ट करता है कि जब आप एक्सपायरेशन एयर करते हैं तो एयर जो होती है ना बाहर से अंदर तो जा सकती है, बिल्कुल, लेकिन अंदर से बाहर बाहर नहीं नहीं आ जाती। सकती, जितना आप ज़्यादा रिस्पायरेशन बढ़ाते जाएंगे वो एयर अंदर अकोमोडेशन होती उतना जाएगी, शुरू हो बाहर नहीं जाएगी, निकलेगी। बिल्कुल। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि क्योंकि उधर वहाँ एक पे एक वाल्व वॉल बन गया, क्रिएट हो जाती है, वाल क्रिएट जिसकी हो वजह जाता से है, जिसकी हाँ। वजह से एयर बाहर नहीं आ सकती और अंदर ही अंदर और ये वो फर्दर मींस के और डेंजरस होता जाता है जब पेशेंट इनहेल करता रहता इनहेल करता है। है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाता है, तो उसके अंदर सांस लेना बहुत बहुत मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है, और जाता सबसे डेंजरस कंडीशन इसकी ये है है। टेंशन अच्छा निमोथोरेक्स से। एक क्वेश्चन ऑडियंस से हमारा, अगर न्यूमोथेरेसिक हो जाए, टेंशन न्यूमोथेरेसिक हो जाए, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो आप उधर, आपके पास कोई फर्स्ट एड नहीं है, तो आप उधर फौरी तौर पर क्या इकदाम कर सकते हैं कि पेशेंट की जान बच जाए? एक मिनट वो बताएंगे। हाँ कोई बता सकता है? एनीवन? टेंशन न्यूमोथेरेसी के रोड पे एक्सीडेंट हुआ है,
किसी किसी पेशेंट रूरल किसी एरिया में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके करीब हॉस्पिटल ना हो, तो आप वहाँ पे कोई ऐसा क्या इकदाम ले सकते हैं जिसकी वजह से आप पेशेंट को इजीली बचा सकें? बचा लाइक सके। आप क्या करेंगे वहाँ पे वो ऐसा? आप वहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की जान बच जाए, क्योंकि देर होती जाएगी, टेंशन न्यूमोनिक एसिड में एयर अंदर बिल्डअप होती जाएगी और सांस ना आने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो उधर आप क्या इकदाम कर सकते हैं? कोई बता सकता है? ओके, एनीवन? कोई फर्दर मेडिकल का स्टूडेंट इधर बैठा हुआ है? सारे मेडिकल ही बैठे होंगे। अच्छा, मेडिकल के साथ ही बैठे हुए। डॉक्टर एच बैठा हुआ है, नियाज खान भी बैठा हुआ है, मुदस्सर सिंधु और जिशान अली भी। अच्छा जी। अच्छा, फर्दर एक्सप्लेन करें आप, साथ में वो आंसर करते हैं हिंदी ये में। भाई तो मुदस्सर भाई हंस रहे हैं भाई साहब, आपका हंसना क्यों, आपको हंसी आ रही है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप पहले तो वो बताएं ना, इमरजेंसी में आप कर क्या सकते हैं उधर, टेंशन न्यूमोथेरेपी में पेशेंट की जान बचा सकते हैं या फिर आप देखते रहेंगे और पेशेंट आपके सामने खुदा न खास्ता दर्द हो जाए? भैया थर्ड से में। कोई नहीं, कोई मसला नहीं ब्रो, कोई ओके। मसला नहीं ब्रो। हमारे ये जो है ना लाइव आने का मकसद भी ये है, अगर आप ये चैनल पे जाए ना, इधर सारी मेडिकल के रिलेटेड ही मैं वीडियो वगैरह पोस्ट करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे हम कम्युनिटी बन के ना स्टूडेंट है, डिस्कशन से जितना सारे कहते हैं एक्सप्लेन आप कर सकते हैं उतना आपको किसी और से आपको नहीं टीच कर सकते हैं। जितनी हम स्टूडेंट है आप डिस्कशन करेंगे ना, उससे हमारा जो है ना चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हमें भूलेगी नहीं। मेरा मकसद यही है लाइव आने का कि हम डिस्कशन करें, और आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट ऐसा है कि उसे इन्फॉर्मेशन है या हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भेज के आ हाँ सकता है, हाँ। अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ऐड कर सकता है। तो कोशिश जी मुदस्सिर भैया हमने यही स्टेप उठाया हुआ है। कल परसों हम लाइव गए थे तो उन्होंने भी कहा यार बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप दोबारा आएँ। तो रेस्पिरेटरी का हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम एक हफ्ते में इसे कवर करेंगे, उसके बाद कोई और हम सिस्टम शुरू स्टार्ट करेंगे। करेंगे। और हमारा 9th सेमेस्टर है और हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री होने वाली है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम शेयर कर दें। अच्छा अच्छा, तो तो ये डॉक्टर एच साहब कह रहे हैं कि नीडल पंक्चर करेंगे आप वहाँ ये पे। चीज़ ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक करना, आपने नीडल पंचर करना है, लेकिन आपने कहा कहाँ करना, आप रोड के ऊपर पेशेंट पड़ा हुआ है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, उसके अंदर टेंशन हीमोथेरेपी आ गई, आपके पास कोई फर्स्ट एड वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट साइड पे है या राइट पे। उसके लिए आपने जो वहाँ इकदाम करने हैं वो ये करना है कि आपने ये जो कान है ना, ये कान लगाना है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे, जहाँ पे आपको लंग्स की इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की आपको साउंड सुनाई दे जाएगी, नॉर्मल कान से भी सुनाई दे जाएंगी स्टेथोस्कोप के अलावा भी। जिस साइड पे आपको एयर साउंड ना सुनाई दे उस साइड पे आपने कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि चाकू हो सकता है आपके पास, या स्क्रू ड्राइवर है वो भी हो सकता है, हाँ या कोई इतना मतलब कोई शार्प हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा हो आपके करीब या आपके पास तो मौजूद हो, आपने क्या तो करना उसके उस थ्रू। वक्त, तो आपने यहाँ से, ये मैं बताता हूँ, इधर से आपने काउंट करना, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन में आपने पंचर कर देना। आपने ये नहीं देखना कि इसकी फैमिली क्या कह रही या कैसे कह रही कि ना करो इसको, ये क्या कर रहे तुम लोग, नहीं। आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो पेशेंट पड़ा है उसकी जान बचानी। आपको उसकी जान से अजीज़ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने इमरजेंसी में क्या करना है, आपने उसको नीडल पंचर कर देनी, किसी वजह से भी आप पंचर कर सकते हैं। आपके पास शार्प ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास टूल होते हैं ना, वो पेचकस जैसे होते हैं, स्क्रू ड्राइवर, अगर वो भी है ना उसको आपने उसके थोड़ा सा साथ भी आप। साफ कर दें, ऊपर पानी से साफ कर दें। उधर आपने ये भी नहीं सोचना कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ बैक्टीरिया है वो अंदर चले जाएंगे। अगर चले भी जाएंगे ना वो इंशाल्लाह हम एंटीबायोटिक दे के रिकवर कर लेंगे, लेकिन अगर पेशेंट डेथ होगी तो दोबारा वो वापस नहीं आ बिल्कुल, सकता। और आपको वहाँ तो पे फर्स्ट आपने जो मकसद होगा ना वो पेशेंट की जान बचाना होगा। जान बचाया होगा। उसके लिए आपने कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेना है, चाहे वो आपके पास कोई भी चीज़ हो, चाहे वो चाकू हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, आपने पेशेंट के सेकंड जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे आपने डायरेक्टली वहाँ पे पंचर आप कर पंचर देना है। कर सकते हैं, या एक और बेहतरीन ऑप्शन है मिड एक्सिलरी लाइन पे आपने जाना, और 5 इंटरकोस्टल में भी पंचर कर सकते पंचर कर हैं। सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी में आप सेकंड में करेंगे ना तो वो बेस्ट रहेगा। और वहाँ से क्यों वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब एयर अंदर आती है ना तो ग्रेविटेशन इफेक्ट की वजह से जो एयर होती है ना वो ऊपर जाती है, तो वो ऊपर की तरफ होगी, जो होती है ना लंग्स के एपेक्स उसके ऊपर
होगी तो आप सेकंड को इंटरकोस्टल को पंचर करेंगे तो वहाँ से एयर जल्दी से जैसी बाहर आ जाएगी आपको सुनाई देगी कि ये बाहर आ रही है। इस कंडीशन में जैसे ही वो सारी बाहर आ जाएगी उसके बाद आपने उसे किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज़ ऊपर टिश्यू वगैरह के ऊपर आपने बंद कर देना वो, ताकि और फर्दर उसके एयर जो है बाद वो आप एंटर ना हॉस्पिटल हो। लेके जा सकते हैं। व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ ब्रो? पर्पस जो लाइफ का है ना वो सिर्फ ये था। मेडिकल का हमारे ऊपर बहुत क्यों सवाल था, हमने मेडिकल फील्ड कोशिश की पर पाकिस्तान में एडमिशन हो जाए, वहाँ नहीं हो सकता तो हमारा एम यही था कि मेडिकल करना है, एमबीबीएस करना है। सबसे पहला जो पर्पस है वो है इंसानियत की खिदमत। जब आप वो करेंगे तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। जाहिर सी बात है जब आप खिदमत करेंगे, जब आप पेशेंट की जान बचाएंगे तो आपके पास पैसा वगैरह तो आ जाएगा। वैसे भी रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं होता कि हम कुछ ज़्यादा मेहनत करें, मेहनत का भी होता है इफेक्ट। मतलब जो अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा है वो तो आपको मिले ही मिलेगा, लेकिन जो हमारा एम है वो हमारा यही है कि हम पेशेंट की जितना हो सके उनकी मदद कर सकें और इंसान की खिदमत कर सकें। उसके अलावा बाकी मेडिकल में आने का हमें बहुत शौक़ था। मुझे ख़ास तौर पर इतना शौक़ था कि मैं दिन रात पागल हुआ था मेडिकल फील्ड में, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं हो सका। लेकिन सेकंड ऑप्शन था ये बशकीर किर्गिस्तान का, तो इधर हम आ गए, ठीक हो गया। अच्छा फर्दर इसकी उस पे आते हैं कि जियो अपना काम करो। जी हाँ, हम अपना काम ही कर रहे हैं। अगर व्हाट यू वांट फ्रॉम अस, वांट फ्रॉम अस, आपसे हम क्या नहीं, हमें आपसे कोई ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह पड़ेगी भी नहीं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हमारे साथ। शुरू करें अच्छा फिर। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि इमरजेंसी में आपने कैसे हाँ, हैंडल करना टेंशन है। निमोथोरिक्स वो तो ऑलमोस्ट कवर आपने किया हैंडल था। कर लिया। हैंडल कैसे करना है, आपके पास जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होगा वो आपने पंचर करना है उसको इंटरकोस्टल स्पेस पे और सैंकल में। और याद रखना है कि जब आप इधर से पंचर कर रहे होंगे ये रिब्स को जो है ना, रिब्स का अपर जो बॉर्डर है वहाँ से पंचर करनी, लोअर बॉर्डर से नहीं करनी। क्यों? क्योंकि लोअर बॉर्डर के अंदर आपके पास आर्टरीज, वेन और नर्व होती है। ऐसा ना हो कि आप आर्टरी नर्व को रैप्चर कर दें, उसको नहीं करना है। इसलिए आपने रिब्स के अपर बॉर्डर से पंचर करना, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है न्यूमोथोरेसिक था, उसके हमने इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या नज़र आई। न्यूमोथोरेसिक में वैसे तो फिजिकल कंडीशन से ही हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर न्यूमोथोरेसिक है, लेकिन उसके अलावा हम मज़ीद इंस्ट्रूमेंटल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एक्सरे हम कर सकते हैं। एक्सरे में जो एयर होती है ना वो हमें ब्लैक नज़र आती है। तो जैसे ही हमें न्यूमोथोरेसिक का पेशेंट नज़र आएगा ना तो उसके अंदर हमारे पास एक्स में रेडियो ल्यूसेंट नज़र आएगा। रेडियो ल्यूसेंट टर्म क्या है, क्यों यूज़ होती है? रेडियो का मतलब होता है एक्स, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, और ल्यूसेंट का मतलब होता है ब्लैक। और ये हमें ना ज़्यादा डार्क नज़र आएगा उस साइड पे, अफेक्टेड साइड पे, तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर वो है एयर अकोमोडेशन है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम परकजन करें ना, परकजन जब हम करते हैं मतलब ऐसे चेस्ट के ऊपर रख के हम जब टैप करते हैं ऐसे, तो परकजन में हमें हाइपर रेजोनेंट साउंड नज़र आएगा। रेजोनेंट साउंड आपको जहाँ भी एयर कैविटी होगी उधर से सुनाई देगा। और हाइपर रेजोनेंट क्यों होगा? क्योंकि एयर जो है ना वो बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, फ्लूइड कैविटी में आ चुकी है, इसलिए जब हम परकजन करेंगे तो हमें हाइपर रेजोनेंट साउंड सुनाई देगा। ओके। उसके बाद जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट में यही होती है, नीडल डिकम्पनसेशन करते हैं, नीडल पंचर करते हैं। जब नीडल हमारे इधर लगाते हैं और उसके साथ एक होता है पाइप, और वो जो पाइप होता है वो हमारे पास इधर होता है एक पानी वाला टब कह लें, या जो इंस्ट्रूमेंट है हॉस्पिटल में होता है उसके अंदर हम डाल देते हैं ताकि जो एयर है ना एक तो हमें नज़र आए, बबल बने निकलती हुई नज़र आए, और दूसरा ये है कि दोबारा जो एयर हम बाहर निकाल लें कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा हमारे लंग्स के अंदर चली जाए, मतलब फ्लूइड स्पेस में चली जाए, तो ऐसे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा नीडल डिकम्पनसेशन करने का। तो हमने पहले करना कि इधर नीडल लगाई, साथ में जो पाइप होती है नाली जिसे हम कहते हैं वो पानी के अंदर डुबानी है। बिल्कुल। जब वो बाहर एयर निकलेगी तो हमें बबल नज़र आएंगे और दोबारा एयर हमारे अंदर नहीं जाएगा क्योंकि पानी उधर होगा, ठीक है। पानी की वजह से वो बैक फ्लो में नहीं जा सकती। असल क्या कहते हैं, एस्बेस्टोसिस वर्सेस सिलिकोसिस डायग्नोस। हाँ ब्रो, फिलहाल हमारे जो टॉपिक्स था वो हमारे दो ही, ट्यूबरकुलोसिस और साथ में न्यूमोथोरेसिक था। ये जो है ना ये एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज़ हैं, ये भी जो मतलब कि फैक्ट्री वगैरह में सिलिकोसिस या एब्स्टोसिस आप इनहेल कहते हैं तो उस वक्त ये नज़र आता है। ये एस्थमा वाली सिम्टम आपके अंदर शो होगी, लेकिन इसके डायग्नोज के लिए हमें डिफरेंट डायग्नोसिस करने पड़ेंगे।
तो इसके बारे में कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, ये रीड आउट जब हम करेंगे तब हम आपको एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर आपके पास डिफरेंट का डायग्नोसिस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। सिलिकोसिस आई थिंक जो सिलिका इनहेल करते हैं केमिकल है उसकी केमिकल्स है वजह, ना, हाँ वो होता उसकी है वजह से एपिडेमियोलॉजिकल, ये सारी एपिडेमियोलॉजिकल जैसे है कि हम बिल्कुल। फैक्ट्री वगैरह हाँ हाँ, में कहीं या ऑक्यूपेशनल डिजीज है ये सभी हाँ ना, किसी ऑक्यूपेशनल कहीं हैं, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं और उस फैक्ट्री में कोई इनहेल हम जब केमिकल है और करेंगे आप तो कोई वो अफेक्ट करेंगे लंग्स को। सिलिका वगैरह या कोई ऐसा केमिकल जो कि लंग्स के लिए या आपकी बॉडी के लिए बेटर नहीं है, आप उसको इनहेल करते हैं तो उसकी मतलब वजह ये से जो चीज़ आप सिलिकोसिस। डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली थियोरेटिकली इतनी हमें नहीं इसकी इंफॉर्मेशन और हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो ये जो डिफरेंट डायग्नोज हैं वहाँ हम प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म करते हैं तब हमें पता चलता है कि डिफरेंट डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिजीज़ का। हालांकि ये दोनों केमिकल्स हैं तो इसमें डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, वाई ट्यूबरकुलोसिस मोर अफेक्टेड द सिलिकोसिस पेशेंट। अच्छा ये भी है, शुक्रिया आपने हमें बताया, मुझे वाइट वैसे इसके बारे में नहीं ट्यूबरकुलोसिस पता था। मोर इफेक्ट। क्योंकि सिलिकोसिस मेरे ख्याल में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है लंग्स के अंदर जिसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइवल जो होता है वो फेवरेबल हो जाता है, तो इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा मोर इफेक्टिव हो सकता है इन सिलिकोसिस पेशेंट। अच्छा तो एक भाई कह रहा था कि अच्छा एमफीसीमा डिस्कस करें, आप वो इस पूछ रहा था, शायद वो इधर अब है नहीं, अगर है तो एमफीसीमा के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा फर्दर आप इसमें नीमोथोरिक्स के हवाले से ये भी बता दें कि ट्रेकिया की डिविएशंस वगैरह के हवाले से, हाँ बिल्कुल या सही बात। इसमें ट्रेकिया के साथ वैसे क्या हम होगा, काफ़ी चीज़ें स्किप कर गए। चलें इस अच्छा, बारे में भी आप डिस्कस अच्छा कर जो दें। स्पोटेनियस न्यूमोथैसिक होता है ना, आपको क्या डेविएशन नज़र आई है न्यूमोथैसिक में, लेकिन इसके लिए भी आपको पता चले कि किस तरफ डेविएशन होगी। जब स्पोटेनियस न्यूमोथैसिक होता है यानी कि किसी डिजीज़ की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल प्राइमरीली उसे हमारे पास होगा टीबी सीओपीडी या नमूनिया वगैरह है, तो उसमें जो होता है ना लंग्स के अंदर से एयर जब लीक आउट हो जाती है प्लूरल कैविटी में, जब लीक आउट कैविटी में होगी तो अकोमोडेशन ऑफ एयर होगी होता है हमारे प्लूरल कैविटी में, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पोटेनियस न्यूमोथैसिक है। स्पोटेनियस न्यूमोथैसिक में जब हम एक्सरे फाइंडिंग देखेंगे ना तो हमें रेडियोल्यूसेंट तो नज़र आएगा, साथ साथ हमें डेविएशन ऑफ ट्रैकिया भी आएगी, लेकिन डेविएशन ऑफ ट्रैकिया होगी किस साइड पे, वो होगी अफेक्टेड साइड पे। फॉर एग्जांपल राइट लंग्स जो है वो अफेक्टेड है ऑलरेडी, वहाँ से लीकेज होगी और वो कैविटी में चला गया एयर, तो जब हम एक्सरे में देखेंगे तो वो जो ट्रैकिया है ना वो राइट साइड पे डेविएट हो चुका होगा, ये हमें नज़र आएगा स्पोटेनियस न्यूमोथैसिक में। और इसके अलावा जो टेंशन टेंशन में होता है न्यूमोथैसिक है उससे। उसमें भी होता है। टेंशन न्यूमोथैसिक है इसके बिल्कुल उल्टा है। जब टेंशन न्यूमोथैसिक है फॉर एग्जांपल आपका राइट साइड में जो है ना न्यूमोथैसिक जो है ना टेंशन क्रिएट हुआ, वाल्व्स की कंडीशन बनी, जब आप एक्सरे करेंगे ना तो वो इतना एयर अंदर बिल्डअप हो जाएगी, वो एक तो आपके लंग्स को पुश करेगी दूसरी साइड पे नॉर्मल साइड पे, और इसके साथ साथ ट्रैकिया को भी पुश कर जाएगी दूसरी साइड पे हेल्दी साइड पे। तो इन दोनों का ये डिफरेंस है। अगर न्यूमोथैसिक की कंडीशन आ गई तो ट्रैकिया डेविएट होगा हेल्दी साइड हेल्दी पे, साइड पे लेकिन अगर स्पोटेनियस स्पोर्टिंग। में होगा तो स्पोटेनियस न्यूमोथैसिक उसके अंदर होगा अफेक्टेड साइड पे डेविएशन ऑफ ट्रैकिया होगी। ठीक है बिल्कुल, और ये मेरा ख्याल है टू वे होता है कि लाइक अगर आप इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं तो वो वापस अपनी जगह पे भी आ सकता है। वो फिलहाल हमें जो एक्सरे में फाइंडिंग में नजर आएगी वो सर डेविएशन नजर डेविएटेड आएगी। नजर आएगा ना हाँ ड्यूरिंग जब आप सांस अंदर लेंगे, हाँ आपको जब आपका एक्सरे हो रहा होगा तो आपको वो बताएगा मतलब कि यार आप हाँ सांस बिल्कुल। इनहेल करें। इनहेल इनहेल करना लाजमी होता है, एक्सरे जब भी आप करवाएंगे ना वो आपको क्या कहेगा, इनहेल 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 करें। करेंगे, ब्रेथ इन करें, जब इन करेंगे ना उसके अंदर एयर जब जाएगी लंग्स के अंदर तो ऑलरेडी डेविएटेड होगा, लेकिन जब वो एयर अंदर ज़्यादा जाएगा तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा वो हमें बिल्कुल। इजीली शो हो जाएगा, और उसके बाद ये जब हम नीडल डिकम्पनसेशन डिकम्पन्स। करेंगे तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है आफ्टर ट्रीटिंग। और इसके साथ अगर हम कोई और इस तरह की लाइक ऑक्सीजन थेरापी वगैरह या फॉर मतलब नॉर्मल करने के लिए पेशेंट को कोई इस तरह की कोई और चीज़ दे सकते हैं या कोई मेडिसिन दे सकते हैं या कुछ। ऑक्सीजन में सर ने एक बताया था कि ऑक्सीजन
जो होती है ना, हमारे साथ ये होती है कि नाइट्रोजन भी होती है लंग्स के अंदर, और प्लूरल जो होती है ना स्पेस, उसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है। ठीक हो गया। जब हम ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी में हम देंगे कि फोर्सफुली ऑक्सीजन हम लगा देंगे। जब फोर्सफुली ऑक्सीजन लगाएंगे ना, तो उसके अंदर जो है ना लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी और जो नाइट्रोजन है वो कम हो जाएगी। आउटसाइड द लंग्स लाइक प्लूरल नहीं, कैविटी में पहले तो हमारे पास 78% नाइट्रोजन तकरीबन होती है इनकी परसेंटेज, लेकिन जब हम लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़बरदस्ती अंदर इनहेल करवाएंगे तो उधर जो मकदार होगी ना नाइट्रोजन की वो कम हो होना जाएगी और शुरू हो ऑक्सीजन जाएगी। की ज़्यादा होगी। लेकिन जो प्लेल कैविटी है उधर नाइट्रोजन की तादाद ज़्यादा ज़्यादा है। है। तो आपने वो डिफ्यूजन अफ्यूजन वाला रूल पढ़ा होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। बिल्कुल। तो जब नाइट्रोजन प्लूरल कैविटी में ज़्यादा होगी तो वो जाएगी लंग्स के अंदर, और लंग्स से हम ब्रेथ आउट कर सकते हैं। तो अच्छा, ये भी एक कंडीशन है मीन्स ये एक ट्रीटमेंट में थेरेपी में। सप्लीमेंट्री है कि आप उसको सप्लीमेंट्री है, आप पेशेंट इसको को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए आप ये तरीका भी नॉर्मल कर करने के सकते लिए हो। भी ये कर सकते हैं, और पेशेंट ऐसा है कि वो क्या है कि यार मैं डिकम्पनसेशन नहीं करवाना चाहता और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस भी ना हो, तो फिर हम ये तरीका कर तो सकते इसको हैं फिर। फर्दर प्रिवेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें न्यूमोथोरैक्स बहुत ज़्यादा होता है, लाइक के कोई भी डाइवर्स वगैरह हैं जो स्विमिंग करते रहते हैं, या कोई ऐसे जो कि जिनका काम सिर्फ समंदर के इर्द गिर्द होता है, या वो जिनका काम सिर्फ समंदर तक होता है या पानी के अंदर रहते हैं मेनली। तो ऐसे पेशेंट जिनमें न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मीन्स कि उनमें न्यूमोथोरैक्स बार बार होता रहेगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको हदायत ही कर सकते हैं कि आप परहेज़ करें कि मतलब कि स्विमिंग वगैरह कम करें, क्योंकि जब आप समंदर के अंदर तो चले जाते हैं गहराई तक, लेकिन जब आप ऊपर आते हैं तो उसकी वजह से नाइट्रोजन को जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो वो आपको मज़ीद कंडीशन वजन कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से जो है ना ब्लड के अंदर भी एयर बबल्स बन सकते हैं। बिल्कुल। इसकी दो कंडीशन हो सकती है, नीमोथेरेसी की कंडीशन भी आपकी वजन हो सकती है, और जो है दूसरा वेसल्स के अंदर एयर बबल्स बन सकते हैं, नाइट्रोजन बबल्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं भी जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और स्कीमिया काज करवा सकते हैं। इसके अलावा तो ये जो होते हैं ड्राइवर्स, वो जब समंदर से ऊपर की तरफ आते हैं ना, वो यकदम नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करके है। ओके। अच्छा, ये भाई का क्वेश्चन है कि भाई प्लीज एक्सप्लेन अबाउट अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स और हाउ वी शायद डिफरेंशिएट। भाई ने मेरे भाई ने ख्याल लेट अभी ज्वाइन ज्वाइन की है, किया, तो तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन सिंपली हमारे पास डॉक्टर शुएब हबीब है जो कि सिंपली एक्सप्लेन अगर आपको देखें कर तो सकते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें आ जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्पोटेनियस एज वेल एज द टेंशन। तो प्राइमरी और प्राइमरी ये है कि आपका किसी भी वजह से आपका जो एयर है वो प्लेयर कैविटी में अकमुलेट होना शुरू हो जाए, लाइक बिल्डअप होना शुरू हो जाए, और वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकती है। कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई रिप फ्रैक्चर जो कि आपके उसमें लंग्स में लग जाए और उसके बाद आपका जो एयर है वो प्लेयर कैविटी में जमा होना शुरू हो जाए। सेकेंडरी पे आ जाए अगर, तो सेकेंडरी किसी भी अंडरलाइंग डिजीज़ जो आपके लंग्स के साथ चल रही है, लाइक टीबी हो सकती है, इसके साथ एम्फीसीमा हो सकता है, सीओपीडी मतलब हो सकता है। अंडरलाइन काज की वजह से जो आपको होगा न्यूमोथेरेसी, उसे हम सेकेंडरी सेकेंडरी कहेंगे कहेंगे या या फिर फिर उसको स्पोटेनियस स्पॉटेनियस भी भी कह कहते हैं। सकते हैं। ठीक है जी। तो स्पॉटेनियस और सेकेंडरी एक तरह की सेम है। सेम। तो इसमें फर्दर ओपन भी आ जाता है और क्लोज भी आ जाता है। ओपन तो और क्लोज को बता दें भाई हाँ हाँ, को। ओपन में ये होता है कि जो आपकी जो प्लेयर कैविटी में जो आपका एयर जमा होना शुरू हो जाती है, वो किसी भी डायरेक्ट किसी वाउंड की वजह से या किसी भी गन शॉट की वजह से आपकी स्किन को भी साथ में इंटेक्ट कर दे, लाइक कि आपका मतलब कि एक क्लियर इधर से एक वाउंड ना प्रेजेंट हो, इन्वायरमेंट के साथ कनेक्शन बन जाता कनेक्शन है, बन एक जाता है। होल बन जाता है कि वो बाहर से भी हाँ, एयर अंदर जा सके और अंदर से भी बाहर आ बाहर सके। आ सके। और क्लोज में ये होता है कि आपकी लंग की इंजरी हो सकती है, इंटरनली इंजरी होगी, कोई भी स्किन इंटैक्ट होगी। स्किन इंटेक्ट नहीं होगी उसमें, हाँ, स्किन स्किन मतलब कि ठीक रहेगी, ठीक ठीक रहेगी, होगी। स्किन के कोई एक्सटर्नली एनवायरनमेंट के साथ कोई तलक उसका नहीं रहेगा, लाइक इंटरनली आपके साथ सब कुछ चल रहा होगा। तो वो किसी भी लाइक मतलब कि वो लंग्स के लगने की वजह से लंग्स या से एयर प्लूरल कैविटी में जा भी सकती है और वापस लंग वापस में आ भी लंग जा में आ सकती सकती है। है, लेकिन वो वो डायरेक्टली क्लोज है, आउटसाइड नहीं जा सकती आउटसाइड नहीं एनवायरनमेंट जा के सकती। साथ। तो इसको हम क्लोज कहेंगे। तो इसके साथ जो फोर्थ टाइप है वो है टेंशन निमोथेरिक्स। ये भी लाइक ओपन में होती है, ओपन की तरह होती है, किसी भी गन शॉट लगने की वजह से या किसी भी
ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट के दौरान हो जाए कोई भी इस तरह की वाउंड डायरेक्टली जो कि स्किन के साथ और एनवायरनमेंट के साथ अच्छा, इम्पैक्ट तो हो। इसमें ये होता है कि एक वॉल क्रिएट हो जाता है, मतलब कि बाहर से अंदर तो आ सकती है लेकिन अंदर से बाहर नहीं बाहर जा नहीं जा सकती। सकती। और जैसे ही हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं तो मोर अकोमोडेशन ऑफ एयर फ्लूइड कैविटी में होती जाएगी और पेशेंट की सिम्टम वर्जन से वर्जन होती जाती है। ये इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें फौरी तौर पर न्यूमोथेरेसिस का जो होता है ना उसको ठीक करना होता है, डिकम्पनसेशन करना होता है। तो भाई डिफ्रेंसिएशन रेडियोलॉजिकल वो भी रेडियोग्राफिकली रेडियोग्राफी के तौर पे भी हमने पहले डिस्कशन की थी। अगर स्पॉटेनियस न्यूमोथेरेसिस है ना तो आपने एक्सरे तो लाजमी करना होता है। एक्सरे के अंदर हमें रेडियोलॉजिकल साइन नज़र आएगा, रेडियो ल्यूसेंट। ल्यूसेंट मतलब कि ल्यूसेंट यूज़ होता है ब्लैक के ब्लैक के लिए, लिए। और एयर हमेशा एक्सरे में ब्लैक नज़र आती है और अफेक्टेड साइड पे आपको रेडियो ल्यूसेंट नज़र आएगी। और स्पॉटेनियस न्यूमोथेरेसिस जो कि किसी डिजीज़ की वजह से हुआ है उसके अंदर आपको डेविएशन ऑफ ट्रैकिया मिलेगी, लेकिन मिलेगी किस साइड पे? अफेक्टेड साइड पे। अगर राइट लंग में स्पॉटेनियस न्यूमोथेरेसिस है ना तो राइट साइड पे भी डेविएशन मिलेगी ट्रैकिया की। लेकिन एक और कंडीशन है जैसे कि हमारे पास है टेंशन हीमोथेरेसी की। इसमें ये होता है कि आपको रेडियो ल्यूसेंट तो मिलेगी जहाँ पे एक की अकोमोडेशन होगी, और इसके अंदर जो ट्रैकिया की डेविएशन है ना वो ऑपोजिट साइड पे होगी। मतलब कि राइट लंग्स आपका अफेक्टेड है तो वो लेफ्ट साइड पे आपको ट्रैकिया ऐसे डेविएट मिलेगा। ठीक है, अफेक्टेड साइड पे नहीं, हेल्दी साइड पे डेविएट करेगा। ये टेंशन के केस में। ये टेंशन की और केस में। अगर स्पोटेनियस में होगा, स्पॉटेनियस में उल्ट होगा सारा, वो आपको मिलेगा अफेक्टेड साइड अफेक्टेड पे, साइड पे डेविएट कर जाएगा। डेविएट कर हाँ, जाएगी। और ये डेविएशन जो होगी वो अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया होगी, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ एयर, लाइक उसमें हाँ डेविएशन बिल्कुल, जो होगी अपर 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 साइड पे पार्ट होगी। से जो है ना डेविएट करेगा। जब भी न्यूमोथोरेसिक होता है तो एक एकामुलेशन होती है एपेक्स ऑफ लंग्स के करीब, क्योंकि वो जो ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है ना, एयर ऊपर जाती है और कोई भी मास वगैरह वजनी पानी वगैरह जो भी वो नीचे आता है, तो एयर ऊपर जाने की वजह से वो ऊपर के एरिया को अफेक्ट करेगी और डेविएशन ऑफ लंग होगी अपर साइड ऑफ एपेक्स पे होगी ना, एपिक्स पे, लाइक चेस्ट। लंग्स के एपेक्स हाँ, से। लंग्स के और एपिक्स वहाँ पे। से आप लाइक उसकी एपेक्स को और प्लेर केविटी के दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको आप मतलब देख के उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि पेशेंट को अच्छा, डिस्चार्ज करना है। वो एक केस आप बता रहे थे कि हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूमोथेरेसी में, वो भी एक्सप्लेन कर दें, इधर कमेंट भी आया। अच्छा, हार्ट पे इस तरह इफेक्ट करता है कि जैसे ही लाइक ये मोस्ट कॉमनली होता है टेंशन निमोथोरिक्स में। इसमें ये होता है कि जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो इसके साथ साथ हार्ट भी कंप्रेस होना शुरू हो कंप्रेस जाता हो है। जाता है तो बिल्कुल। जब हार्ट कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और ये राइट साइड से कंप्रेस होता है लेफ्ट साइड की तरफ, तो वहाँ पे इस तरह होता है कि जो कि ब्लड का हार्ट की तरफ जाता है उसका प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और ब्लड जो हार्ट जो होगा वो फर्दर पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो जिसकी वजह से हाइपर टेंशन होने शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, कार्पल्मोनाइल कंडीशन हम हाँ, इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में ये होता है कि वो जो एयर होती है ना वो कंप्रेस कर देती है, लंग्स के साथ साथ हार्ट को भी कंप्रेस कर देती है। तो वो उसके ऊपर कार्पल्मोनाइल इस कंडीशन को कहते हैं कि लंग्स जो है एक्सपेंड होने की कैपेसिटी भी जो है ना इसकी हार्ट की वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और टॉपिक डिस्कशन के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं रिस्पिरेटरी में, अगर कोई समझना चाहे। जैसे कि हमने कल एस्थमा और सीओपीडी एक्सप्लेन की थी। भाई एक था जो कह रहा था कि एम्फीसीमा के बारे में बताओ, अगर वो इधर लाइव है, हमें ज्वाइन किया हुआ है तो वो दोबारा कमेंट्स करें ताकि हम उस पर थोड़ा बहुत बता दें। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह हम सुबह या जब हम उसके बाद हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे पूरा। लाइव आएंगे तब इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारा रिस्पिरेटरी जो टॉपिक है ना ये हमारा इंशाल्लाह एक हफ्ते या डेढ़ में ख़त्म हो जाएगा। इसकी नॉर्मल फिजियो, उसके साथ पैथोलॉजी और इसके साथ साथ फार्माकोलॉजी, इंशाल्लाह ये पूरा जो है ना सिस्टम हम कवर करेंगे। हाँ, कुछ और बताना चाहोगे ऑडियंस को? टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी अवस्था कल ये एक्सप्लेन किए थे इसके बारे कल में एक्सप्लेन पूरा फर्दर। किया था, लेकिन भाई ये जो टाइप 1 और टाइप 2 की आप
असल में एस्थमा के जो ट्रिगर फैक्टर है ना, वो मोस्टली जो होते हैं ना 80% वो होते हैं एलर्जिक होते हैं, वो होते हैं किसी भी पोलन की वजह से हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं, स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं, जो डैंड्रफ होती है ना बालों में, इसकी उसमें वजह से भी हो सकता है एस्थमा। जो एस्थमा में हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना, वो टाइप 1 होती है। और टाइप 1 के अंदर IgE जो होता है ना मीडिएटर, ये रिलीज़ होता है, जो कि आगे फर्दर इन्फ्लेमेशन करवाता है। और ये जब IgE अटैच होता है मास्ट सेल के साथ, तो मास्ट सेल ब्रस्ट हो जाता है। जब ब्रस्ट होता है तो उसके साथ साथ वो हिस्टामिन रिलीज़ करता है, इंटरल्यूकोट्राइन रिलीज़ करता है। और ये दो दो जो चीज़ें हैं ना, इंटरल्यूकोट्राइन, ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी का जो है ना, वो टाइप 1 रिएक्शन होता है। और जो टाइप 2 की आप बात कर रहे हैं ना, ये हमें सीन हम देख सकते हैं, एक डिजीज़ होती है किडनी की, जिसे हम गुडपास्चर सिंड्रोम कहते हैं, ये टाइप 2 उसमें हम देख सकते हैं। और इसमें IgE मीडिएटर होता है टाइप 1 में, और टाइप 2 में IgG होता है। जी यूज़र 95। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? अच्छा, कल पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ब्रो, ट्यूबरकुलोसिस का सबसे पहले तो हमें ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म आना चाहिए। ट्रांसमिशन का जो मैकेनिज्म है वो है ड्रॉपलेट। जब ड्रॉपलेट हम इनहेल करेंगे, कहाँ से इनहेल करेंगे? इफेक्टेड पर्सन से, यानी कि जिससे ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस है, उसका जब वो स्नीज करेगा या कफ करेगा या फिर आपके साथ टॉकिंग करेगा ना, उसकी वजह से भी ड्रॉपलेट आ सकते हैं। और जब ड्रॉपलेट वो आएंगे, वो जब आप इनहेल करेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस चला जाएगा आपके लंग्स में। इसका जो पैथोजेनेसिस है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब आपके अंदर चले जाएंगे बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया जैसे ही अंदर जाएगा तो मैक्रोफेजेस अटैक करेगा। मैक्रोफेजेस कोशिश करेगा कि बैक्टीरिया को मार दूँ। कुछ हद तक तो ये मार देता है। अगर ये मारता रहे तो हम इसे कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें साइन सिम्टम हमें शो नहीं होता। लेकिन जब इससे काम बढ़ जाता है कि माइक्रोफेजेस जो हमारे होते हैं इम्यून सिस्टम के, ये इनको फर्दर नहीं कर सकती, तो ये एल्विलाई जो होता है ना, एल्विलाई के अंदर हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं ना, इसके ऊपर अटैक करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये कोशिश करता है कि इनको सेपरेट कर दे। जब ये सेपरेट होते हैं ना, उसके पास फिगोसोम जो होते हैं ना, इसको वो इनहेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इसको सेपरेट कर लेते हैं, जैसे सेपरेट होगा ये आइसो लाइसोसोम सेपरेट होंगे, तो उसके बाद ये जो है बैक्टीरिया अपनी तादाद मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और इस कंडीशन में ये इतनी वजन हो जाती है कि माइक्रोफेजेस इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते और ये अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं हमारी एल्विलाई को। और जब हमारी एल्विलाई अफेक्ट होगी, उसके बाद हमें साइन एंड सिम्टम शो होने लग जाएंगे, और इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद केशियस निक्रोसिस इसमें हमें शो होती है, और वो उसका भी यही सेम प्रोसेस है। क्यों वो शो होती है? वो चीज़ लाइक अपीयरेंस हमें नज़र आती है ट्यूबरकुलोसिस में। उसमें क्या होता है, जब हमारे अंदर ट्यूबरकुलोसिस एंटर होता है ना, तो केमिकल मीडिएटर हमारे रिलीज़ करता है इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम केमिकल मीडिएटर रिलीज़ करता है, तो हमारे जो होता है माइक्रोफेजेस, वो कुछ बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद जो डेड रेमिनेंट और मटेरियल बच जाता है ना, उसका एक बन जाता है ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। और ये जो ग्रेनुलोमास इकट्ठे होते हैं ना, कम्बिनेशन होता है, तो इसके बाद हमें एक चीज़ लाइक अपीयरेंस मटेरियल हमें नज़र आता है, जिसे हम कैशियस निक्रोसिस कहते हैं। और निक्रोसिस की भी 6 टाइप हैं, और 6 में से जो होती है ना, ये कैशियस निक्रोसिस, ये हमें स्पेशली स्पेसिफिक टीबी के नज़र आते दौरान। हैं टीबी के पेशेंट के अंदर। जी भाई के एक और भाई का क्वेश्चन है कि ये जो केमिकल मीडिएटर्स हैं टाइप 2 अपर सेंसिटिविटी, MBH, EDN और EPO एक्सेट्रा, तो इनका लंग्स पे क्या इफेक्ट होगा? हाँ, बेसिकली तो टाइप 1 जो होती है ना, वो लंग्स के अंदर उस वक्त होती है जब एस्थमा हो। तो टाइप 2 मेरे ख्याल में लंग्स को अफेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि टाइप 2 से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो होता है ना, वो किडनी पे होता है, वो गुडोपास्टर सिंड्रोम में होता है, कोई और भी कंडीशन होती है। लेकिन जो टाइप 1 है ना एस्थमा में, हमने जो पढ़ी है और जो एक्सप्लेन की है,
तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया। और टाइप 2 के बारे में आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो हमें ज्वाइन करके आप बता सकते हैं, या कमेंट्स में भी हम आप बता सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। मैं हाल इन्फ्लेमेशन ही करवाएंगे मेनली, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करवा सकते हाइपर हैं। सेंसिटिविटी पहला जो काम करती है इंफॉर्मेशन करवाती है, और वो भी सारे पेशेंट में नहीं होती, जो ज़्यादा सेंसिटिव हो हाँ, मोर किसी वजह सेंसिटिव से। टू द, जैसे कि एस्थमा में होता है, सेंसिटिव होता है, पोलन से होता है। जैसे ही पोलन अंदर हुई, उसने अपना रिएक्शन किया और उसने इन्फॉर्मेशन करवाना शुरू कर शुरू दिया, कर देते हैं। IgE एलिवेटेड हुआ और उसने आगे सारा प्रोसेस करना शुरू कर बिल्कुल दिया। ऐसा ही है। वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज एंड द म्यूकोसिलरी क्लियरेंस डिक्रीज क्यों होती है अस्थमा में? वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज एस्थमा में। ये भी महल केमिकल मीडिएटर्स जब, वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है? क्वेश्चन तो आपका हैवी है, लेकिन परमेबिलिटी, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने ये स्टडी नहीं किया कि क्यों बढ़ती है, और मैंने ये भी नहीं स्टडी किया कि एस्थमा में परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके बारे में मेरे पास कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह। टाइप 2 की वजह से वजह से। एंडोथेलियल ऑफ द लंग्स जो होता है इन केमिकल मीडिएटर्स वो डैमेज हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। लाइक गुड एंडो, हो गया ब्रो। ब्रो ऐसा करें कि आप नेक्स्ट टाइम हमें ज्वाइन करें, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, ताकि हमारी कंबाइन जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम आप भी हमें ज्वाइन कर लें। बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड endothelial space increase in asthma, due to which asthma cause the edema. What about piles types? हाँ, हेमोराइड की टाइप्स भाई पूछ रहे हैं। भाई साहब वो इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, लेकिन फ़िलहाल हमारा टॉपिक रिस्पायरेटरी है, तो हमें ये इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जब हम जाएंगे इंटेस्टाइन पे, पहले रिस्पायरेटरी हम डिस्कशन करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सारे इंशाल्लाह सिस्टम करेंगे। और जब हम इंटेस्टाइन में जाएंगे तो ये आपको पाइल्स यानी कि हेमोराइड की टाइप्स ही भी बताएंगे। बेसिकली इसके अंदर जो मेन होती हैं, दो होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक होती है डेंटाइन लाइन, उसके ऊपर अगर हेमराइड शो होगी तो वो इंटरनल होगी, और नीचे होगी तो वो एक्सटर्नल होगी। एपिथेलियल ऑफ द वेसल। ठीक है ब्रो, मैं आपका पॉइंट कुछ हद तक गॉट किया है, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आई। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारे साथ एक दो और भी मेडिकल के स्टूडेंट है, वो भी ज्वाइन करेंगे। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इधर ग्रुप में इधर जाएं आईडी में, और जो भी पहली वीडियो होगी उसके नीचे आप कमेंट्स में क्या बता दें कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आपका। हम बता दें कि रिस्पिरेटरी के जो टॉपिक आपको इजी लगता है वो आप करके आएंगे, और हमारे साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी हम लाइव आए। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, इंशाल्लाह यूज़र 95 पे इंशाल्लाह आपको लाजमी ऐड करेंगे। और उधर आप मुझे बता देना उधर कमेंट्स में ना कि मैं आना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर देंगे। और कोई भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकेगा नेक्स्ट लाइव में। शुएब, काफ़ी है एक्चुअली। कुछ और कहना चाहोगे? दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक हाँ, एंड जो हमारा इंशाल्लाह आज कल टारगेट था फर्दर ना, तो डिस्कशन होगी। वो हमने पूरा कर दिया। कि हमारा था कि हमने थोड़ी सी नॉर्मल फिजियोलॉजी यस की यस, थी। यू कैन आस्क भाई, यूजर लास्ट क्वेश्चन, 95 जी जी लास्ट ब्रो क्वेश्चन कह पूछे। सकते हैं। हमारा जो आज का टारगेट था, हमने थोड़ी सी नॉर्मल फिजियोलॉजी की है, पैथोलॉजी की है, और फार्माकोलॉजी की है, हाँ, और अबाउट क्लिनिकल केसेस और उसकी मैनेजमेंट के बारे में हमने किया। और ट्यूबरकुलोसिस नेक्स्ट एंड टाइम इंशाल्लाह न्यूमोथोरेक्स को हम कवर थोड़ी किया सी है। और करेंगे, वो फिजियोलॉजी करेंगे, पैथोमा के कोई एक दो टॉपिक ऐड करेंगे, और फार्माकोलॉजी इसके साथ फार्माकोलॉजी करेंगे। करेंगे बिल्कुल। जी भैया, आप लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे आपका कौन सा सैम है, यूज़र 95? अच्छा, जो जो इधर ज्वाइन किया हुआ है अपना सेमेस्टर, तो कमेंट्स करें कौन कौन से सेमेस्टर से।
Why asthma affected the female gender more? वॉइस था वो। अफेक्ट द ब्रो, अगर देखा जाए ना तो ये हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है। और फीमेल जो होती है ना वो इनहेल जो होती है ना डस्ट वगैरह ज़्यादा करती है, क्योंकि घरों में भी अगर देखा जाए तो जब वो काम शाम करते हैं डस्ट भी अगर इनहेल कर लेना तो उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होता है ना वो इनके अंदर एक्टिव हो जाता है डस्ट वगैरह की वजह से। और मेल जो है आमतौर पर इतना कोई ख़ास वो काम नहीं करते जिसकी वजह से मेल के अंदर कम होगा। मेरे ख्याल में तो इसकी ये वजह, अगर इसकी कोई और वजह है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। इसमें फर्दर आई थिंक एक तो फीमेल जो होती हैं वो हाइपर सेंसिटिव भी होती हैं थोड़ी, और हो कोई सकता है भी। हार्मोनल चेंजेस वगैरह भी हो सकती हैं इसके hormonal changes।